नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम चरण की लड़ाई चल रही है। अभी तक 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। 1 जून को पश्चिम बंगाल की 9 सीटों के लिए भी वोटिंग की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की है कि बंगाल में बीजेपी की पहली बार ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, जो अभी तक नहीं मिली। पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हवा का रुख बदल रहा है। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि आखिर वो 9 सीटें कौन कौन सी है पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, 3 ये और 3 पहली, और अभी 3 और सीटें, जिनमें से मथुरापुर, डायमंड हार्बर और जादवपुर, ये 9 सीटें हैं जिन पर अब इस आखिरी चरण में यानी कि फाइनल राउंड में वोटिंग पश्चिम बंगाल में होनी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हवा का रुख बदल रहा है, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा सीटें आएंगी। ममता ने कहा कि मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बीजेपी ने बंगाल का अपमान किया है, तो उन्होंने कहा कि बंगाल में हम सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आने वाले हैं। यानी कि बयानबाजियों का दौर दोनों तरफ से बराबर है, सब अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ओम तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के। हमारे साथ रचना सिंह जुड़ गई हैं, नेता हैं बीजेपी की। और हमारे साथ प्रतीक तिवारी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। ओम तिवारी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि रुख बदलेगा और सबसे ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि इस बार मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री करके मानेंगे। कौन सा समीकरण है ये जिसमें बीजेपी या एनडीए हार रहा है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एएमपी नेटवर्क और मेरे सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के लिए। देखिए, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस बार देश का जो वोटिंग का जो रुख है, जो निर्वाचन का जो हवा है, वो बदल रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री अब 4 जून के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने नजर आएंगे। इसके 2 कारण है। जिस तरीके से पिछले 10 साल जो वायदे किए गए थे, उस वायदे को मोदी गवर्नमेंट कहीं किसी भी तरीके से संपूर्ण करने में नासफल रही। और लोकसभा चुनाव के जो आखिरी चरण बाकी है, बस ये 90% हो चुका है, 10% की बाकी है, जिसमें हमारे माननीय मोदी जी जो 56 इंच का सीना लेके झूठी झूठी बातें करते हैं, जुमली बातें करते हैं, इसको खत्म करने के लिए और लास्ट के 7th फेज आखिरी चरण बाकी है। ओम तिवारी जी, मैं ये समीकरण इसलिए पूछना चाहता हूं कि अगर बात मैं पश्चिम बंगाल की ही करूं तो एक तरफ टीएमसी के सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े हैं, सीपीआई के हैं और साथ में कांग्रेस के हैं, और एक तरफ बीजेपी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अब अगर सीपीआई और कांग्रेस के वोट बैंक को समझने की कोशिश करें और समीकरण को, तो वो आप ही का वोट काटते हुए नजर आते हैं, बीजेपी का कम। तो फिर ऐसे में वो कौन सा समीकरण बनेगा जिसमें पश्चिम बंगाल की सारी सीटों पर परचम आपका लहरा दिया जाएगा? देखिए, समीकरण एक ही है और समीकरण स्पष्ट है। हमारा वोट कोई नहीं काट सकता, जो कि वो साजिश भी है। आप कहीं ना कहीं आप सही कह रहे हैं के राणा जी, लेकिन हमारा वोट कोई नहीं काट सकता, क्योंकि हमारे वोट जो हमको मिलेंगे इसके कारण स्पष्ट है। हमारी गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं जो जनहित में जारी हैं, जिसका फायदा आम आदमी को पूरी तरीके से मिल रहा है। वो लक्ष्मी भंडार हो, स्वास्थ्य साथी कार्ड हो, पौधे साथी हो, हम लोग का आपका जो बहुत सारी जो योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है, रूपोश्री, कन्याश्री से लेकर बहुत सारी, इसमें जो लाभ आम आदमी को जो मिला है, इसके तहत उन लोगों ने निर्णय एकदम स्पष्ट कर लिया है कि पश्चिम बंगाल में ही हम लोग को इतना जब लाभ मिल रहा है, अगर देश में हमारी INDIA की गठबंधन की सरकार आएगी जिसमें ममता बनर्जी शामिल रहेंगी, और क्या क्या हम लोग को कितने अच्छे अच्छे योजनाएं मिलेंगे, जिसका लाभ एक और पॉइंट मेरा ओम तिवारी जी। और एक बात जी, जिस तरीके से माननीय ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर INDIA की सरकार आएगी तो साल में सालाना 10 सिलेंडर
हर परिवार को मुफ्त में दिया जाएगा, और ऐसे कई योजनाएं हैं नहीं नहीं जिसका ओम तिवारी जी, ओम तिवारी जी, ओम तिवारी जी, ओम तिवारी जी, हाँ। देखिए मेरे दो छोटे छोटे से सवाल। पहला सवाल तो ये कि अगर बीजेपी या एनडीए हार जाता है तो फिर सरकार किसकी बनेगी? INDIA की सरकार बनने जा रही है 4 जून को, ये स्पष्ट है। यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? एकदम 100%। ये अब मेरा सवाल इसमें यह है कि आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने, ममता बनर्जी ने ये ऐलान कर दिया है कि किसको कैसे किस योजना का लाभ देना है, तो उसमें इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों का मिलाकर एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाकर एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, या सबका इंडिविजुअल होगा? तो फिर कैसे यकीन किया जाए कि ममता बनर्जी जो कह रही है वो लागू होगा, या कांग्रेस कह रही है वो लागू होगा, या आम आदमी पार्टी कह रही है वो लागू होगा? सबको साथ में लेकर एक डिसीजन के तहत सारे लाभवान योजनाएं को सामने लाया जाएगा, और उसकी जो लाभ है वो भारतवर्ष की जनता स्पष्ट रूप से उठाएगी और उनको मिलेगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक और पॉइंट बनने के बाद कह दूं, और हमारे कोई होम मिनिस्टर जो बन जाए वो कह दे कि ये तो जुमला था। इतिहास के साक्षी है कि ममता बनर्जी ने जो जो वायदे किए हैं वो सिर्फ कहे। अच्छा, आप बताइए ना, ममता बनर्जी ने क्या क्या वायदे किए? ओम तिवारी, ममता बनर्जी ने क्या क्या वायदे किए? ममता बनर्जी हम लोग के पश्चिम बंगाल के जनता के लिए लक्ष्मी भंडार का वायदे किए थे जी। हम लोग के पश्चिम बंगाल के सरकार के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड का वायदे किए थे, और आपको इतिमध्य में जानकारी है कि लक्ष्मी भंडार 500 रुपया का वादा किया था 2021 में, और 21 में हम लोग की सरकार बनने के बाद अभी सरकार आ गई है। ओम तिवारी, बात लोकसभा चुनाव पर कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव पर नहीं। ओम तिवारी, गारंटी नहीं है, ओम तिवारी, ओम तिवारी, ओम तिवारी, ओम साहब, मैं बात लोकसभा चुनाव पर कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव पर नहीं। आपने जो वादे गिनाए वो विधानसभा चुनाव के हैं, बात लोकसभा चुनाव पर चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या वादे हैं टीएमसी के? वादा गिनाया कि हम लोग जो वादा करते हैं उसको निभाते हैं, और वो लोग जानते हैं। मैं तो अब ये पूछना चाह रहा हूं ना कि लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी के क्या वादे हैं, कि जनता से उसके क्या वादे हैं? टीएमसी का जो हम लोग का स्पष्ट वादा है कि सालाना 10 सिलेंडर हम लोग देने का काम करेंगे। पेट्रोल डीजल का जो मूल्य वृद्धि है उसको हम लोग कम करेंगे, बेकारत्व आदेश से हटाएंगे, जो जुमलेबाजी की सरकार चल रही है उसको हम लोग ठीक करेंगे, हम लोग एनआरसी सीएए को हटाएंगे, और देश हित में जो जो काम करना बाकी है और एक्चुअल अच्छे दिन लाने के लिए जो जो करना पड़ेगा हम लोग सब करके भारतवर्ष में एक्चुअल अच्छे दिन लाएंगे, जिसका लाभ। तो सिलेंडर सस्ता होगा या 10 सिलेंडर फिक्स किए जाएंगे? ओम तिवारी, सिलेंडर के राणा जी, सिलेंडर सस्ता भी होगा और 10 सिलेंडर सालाना मुफ्त भी दी जाए। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं इसलिए समझना चाहता हूं ना कि कांग्रेस कह रही है कि हम सस्ता करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम तो 10 सिलेंडर फिक्स कर देंगे, तो ये 10 सिलेंडर पूरे देश की जनता को मिलेगा या सिर्फ पश्चिम बंगाल? पूरी देश की जनता के लिए ये माननीय ममता बनर्जी। ठीक है, अब एक और सवाल, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। 2014 से पहले बीजेपी पश्चिम बंगाल में 0 थी, 2014 में 2 सीटें आती हैं, 2019 में वो सीटें बढ़कर 18 हो जाती हैं। उससे पहले विधानसभा चुनाव में 0 होती है, लेकिन 2021 के चुनाव में बीजेपी की सीटें 77 हो जाती हैं। अब सोचिए कि ग्राफ उसका लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो डाउनफॉल में इस बार जाएगी? देखिए सर, मेरी बात स्पष्ट रूप से समझिए, मैं इसी कारण से कहने का कोशिश कर रहा हूं कि जो 2019 में बंगाल में बीजेपी का वोट बढ़ा था वो इसीलिए बढ़ा था कि मोदी जी ने जो जुमले के तहत जो वायदे किए थे, जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था, जो काला धन लाने की बात की थी, जो सालाना 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, इसके तहत वो तो 2014 में बात की थी ना, काला धन लाने की बात और 2 करोड़ नौकरियों की बात। नहीं, 19 में भी जो उन्होंने जुमले के तहत जो वायदे किए थे, जो बड़े बड़े 2014 में जो बात हुई वो तो 19 में फिर फ्लॉप हो गई। नहीं, 19 में भी जो वायदे उन्होंने किए थे, 19 में भी जनहित में जो, चलिए मैं इसी सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा, लेकिन रचना जी के पास मैं लौटूंगा इसी के साथ। रचना जी, उनका ये कहना है और ममता बनर्जी ने भी ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम अब पूर्व प्रधानमंत्री बना देंगे, यानी कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। 2024 में ये ऐलान है ममता बनर्जी का। जी जी जी, देखिए, हमारे सबसे पहले तो ये जवाब हम इनको देने चाहिए नेताजी टीएमसी के नेता को कि
ये जो कह रहे हैं ममता बनर्जी के जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। ममता बनर्जी ने साल 2011 में 3 जून को एक वादा किया था। साल 2011 में 3 जून को रासमनी में एक वादा किया था पूरे शिक्षकों को लेकर के कि सबको पैरा टीचर से अप्रूव कर दिया जाएगा, बदलाव लाया जाएगा। क्या बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। आज पश्चिम बंगाल जो कहते हैं खून की होली खेल रही है पूरे पश्चिम बंगाल में। उनके कथनी करनी में एक भी मेल नहीं है। आज अन्नपूर्णा भंडार दिखा रहे हैं लोग, लक्की भंडार दिखा रहे हैं लोग। क्या ये लोग का लक्की भंडार में कुछ नहीं है। 500 के बजाय ये लोग 1000 का ताना बाना कस रहे हैं। 1000 रुपया देकर महिलाओं का शोषण हो रहा है आज पूरे पश्चिम बंगाल में। आज देखिए, आज हमारे 4-5 दिन पहले हमारी एक वहां बारीपुर के इलाके में महिला की हत्या हुई। आज बसीरहाट में हत्या हुई। आज और जगह में, सब जगह में देखिए पश्चिम बंगाल के कोने कोने में महिलाओं की जो हत्या हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। कहाँ वो महिलाओं की रक्षा करेंगे? उन्होंने वादा किया था, कहाँ कर पाई वो? अपने वादे में पूर्ण नहीं उतर पाई वो। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए आज 400 पार का जो नारा लगा है, गली गली चप्पा चप्पा बंगाल का गूंज रहा है, 400 पार 400 पार। ये पब्लिक चाहती है परिवर्तन हो, बदल हो। हमारे नरेंद्र मोदी जा नहीं रहे हैं। भारी बहुमत से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दी पे आसीन होंगे। ये उसका आगाज है। ये लेकिन रचना जी, जिस बात का जिक्र अभी ओम तिवारी ने किया कि हम 10 सिलेंडर देंगे, सस्ता सिलेंडर देंगे, महंगाई तो है, तो क्या सिलेंडर पर कुछ दाम घटेंगे? पेट्रोल की दाम की बात उन्होंने की, तो क्या उसमें कुछ कमी आएगी? क्योंकि महंगाई की मार को लेकर तो हल्ला है और महंगाई है। दाम घटेंगी? दाम क्यों नहीं घटेंगी? दाम घटा है तभी तो। कहाँ 1200 रुपए से गैस आज 800 रुपए पे आ गई है। आप देखिए, दाम घटी है तब स्टेट गवर्नमेंट अपना कर नहीं चुका है, कम की है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कम किया है इसमें। इन्होंने महंगाई दो तरफ तो से, अगर इन लोग एलपीजी गैस का दाम केंद्र सरकार के ही अंडर में आती है ना? जी हाँ, केंद्र सरकार के गवर्नमेंट कैसे कम कर सकती है? वो 1200 से 800 पे आई है। 900 से 800 पे आज हम गैस का दाम कर रहे 900 पर। और हमारी सरकार आने के बाद, और ये तो रचना जी, ये तो जस्ट चुनाव से पहले हुआ ना। इतने दिन तक तो आप जनता की जेब से पैसा निकालते रहे। चुनाव आए तो आपने कहा चलिए 100 रुपए की राहत दे देते हैं आपको, 200 रुपए की राहत दे देते हैं आपको। जी। चुनाव के बाद भी जितने बीपीएल धारकों है, हमारे मोदी जी ने वादा किया है कि सभी को 415 रुपए के आसपास गैस दिया जाएगा। ये हमारे मोदी जी का गारंटी। और जो बीपीएल धारक नहीं है, लागू है। जो बीपीएल धारक नहीं मतलब मोदी की गारंटी होती है। जो बीपीएल धारक नहीं है, हाँ, उनके लिए भी है। उनके लिए भी गैस का दाम कम होगा। बीपीएल धारक आखिर गरीब खाते में आते हैं तो उनके लिए ज्यादा जरूरी है। अब जो ऐसे लोग, हम लोग जैसे, इन लोगों के लिए बिजनेसमैन, अगर कार्य क्षेत्र में जो आसीन है, बड़े बड़े पदाधिकारी है, उनको तो गैस 400 रुपए में मिले या 1200 रुपए में मिले, ये मतलब नहीं। बीपीएल धारक मुझे तो फर्क पड़ता है ना, मुझे तो फर्क पड़ता है। 1200 रुपए की गैस खरीदते हुए मुझे तो फर्क पड़ता है। हाँ, 1200 रुपए बीपीएल धारक हो या निम्न वर्गीय लोगों के लिए ही तो है। नहीं, अभी आपने कहा कि जो बीपीएल धारक नहीं है उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कह रहा हूं कि मैं बीपीएल धारक नहीं हूं, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं 1000 रुपए से ज्यादा का गैस सिलेंडर खरीदता हूं, मुझे दिक्कत होती है, मेरी जेब पर असर पड़ता है। तो फिर मेरे लिए राहत का काम क्या करेंगे आप? नहीं, हमारा भी कुछ, देखिए, हमारा कुछ हाथ होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो देश के लिए, पूरे देश के लिए जो कर रहा है, इसमें देश कहां से आ गया? बात सिलेंडर की कर रहा हूं, आप देश पर लेकर जा रही हैं बात। मैं तो सिलेंडर की बात कर रहा था। सिलेंडर से देश कैसे कंपेयर होने लगा? हम उसी मुद्दे पे आते हैं। हम उसी मुद्दे पे आते हैं कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हुआ देश के प्रति। अगर हम 1200 रुपए में अगर 40-50 रुपए के हम अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें हमारा क्या, माने कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश की उन्नति में अगर हम हाथ गैस सिलेंडर के महंगे होने से देश की उन्नति का क्या लेना देना? मैं रोड टैक्स दे रहा हूं, मैं सामान पर टैक्स दे रहा हूं, मैं खाने पीने की चीजों पर टैक्स दे रहा हूं, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, फिर सिलेंडर का टैक्स देकर ही मैं देश का उद्धार करूंगा। उसी मुद्दे पे आती है ना, गैस सिलेंडर क्या उससे बाहर है? बताइए। नहीं तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं ना कि इसका देश से क्या लेना देना? जब 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, क्या तब देश नहीं चल रहा था? तब
क्या देश क्या चल तब रहा था, देशभक्त लेकिन नहीं वो थे? डिजिटल आपने इंडिया भी नहीं हुआ 450 था। रुपए का तब सिलेंडर देश खरीदा चल था रहा ना? लेकिन वो डिजिटल इंडिया नहीं रचना हुआ जी, था। रचना जी, देश आपने की भी उन्नति 450 रुपए का सिलेंडर आज खरीदा आप था या नहीं 20,000 खरीदा रुपए था? कमा रहे हैं। रचना जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, आपने भी 2014 से पहले 450 रुपए का सिलेंडर खरीदा होगा। क्या तब आप देश के लिए कुछ नहीं कर रही थी? देश के लिए, देश जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आप जब 2 आदमी की फैमिली थे, खर्च वही था। उसके बाद जब आपकी फैमिली बढ़ी, खर्च पे खर्च बढ़ते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन होता है। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं ना, जब आप 450 रुपए का सिलेंडर खरीद रही थी, तो क्या उस समय पर आप देश के लिए कुछ नहीं कर रही थी? क्या आपके मन में देश के लिए हमारे भक्तिभाव मोदी जी नहीं ने था? कभी नहीं क्या कहा, आप हमारे देश मोदी की जी उन्नति सबको नहीं एक चाह जैसा रही थी देखते तब? हैं। अब करोड़ों रुपए लेकर के और बैठे सुनिए ना, लोग और सुनिए ना, रचना जी, बोलेंगे, रचना जी, जब करोड़ों 450 रुपए का नेता अगर सिलेंडर हुआ, बैठेंगे। रचना जी सुन लीजिए, जब 450 रुपए का सिलेंडर हुआ, तो आप ही की पार्टी की नेता स्मृति ईरानी सड़क पर बैठ गई थी धरना देने कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया। क्या तब उनको ये नहीं पता था कि इससे देश चलता है? या तब वो देशभक्ति नहीं जानती उस समय थी? देश पे कर कितना था? उस समय देश पे कर कितना था? आप देखिए पिछला रिकॉर्ड, मनमोहन सिंह एकदम चुप्पी साधे बैठे रहते थे। वो आप वित्त किस मंत्री बात को थे। कहां से जोड़ रही हैं? कहाँ मेरी तो उन्होंने समझ से परे है। खैर, आप समझिए उस बात को, मेरी समझ से परे है कि आप किस हमारे बात की बीजेपी तुलना की कहां ले जाकर प्रवक्ता करने लगती हैं। प्रतीक तिवारी रचना जी, सिंह जी किस एक बात तो को मैं ये कहां ले समझना जा चाहता रही हूं कि हैं, जो रचना जी उसमें कह कोई रही मेल ही थी नहीं कि है। गैस उनके का सिलेंडर बात में अगर कोई महंगा स्पष्टता खरीदेंगे, ही ओम नहीं है। तिवारी लौटूंगा, प्लीज लौटूंगा मैं। प्रतीक जी, एक तो जो रचना तिवारी कह रही थी कि अगर गैस का सिलेंडर महंगा होगा तो हम देश की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा भी होगा। एक तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये कैसे होगा, और दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं कि जो ममता बनर्जी ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो उसका समीकरण क्या है? प्रतीक जी। सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को शुभ संध्या बोलते हुए मैं एक बात शुरुआत में आपको कहना चाहता हूं। आपके मुंह से शायद भूलवश निकल गया था कि 2016 के विधानसभा में भाजपा के 0 विधायक थे, 3 विधायक थे। ये चीज शायद आपके मुंह से भूलवश निकल गई। तो नहीं, वो दर्शकों की मैंने जानकारी के लिए 2014 से पहले की बात की थी। नहीं, 2016 में भाजपा के 3 विधायक थे और 2021 में 77 हो गए थे, और 2014 में 2 लोकसभा के सांसद थे और 2019 में 18 हो गए। ये मैं चीज एक छोटी सी करेक्शन करना चाहता हूँ। और भाजपा के जो हमारे पैनलिस्ट बैठी हैं उनको ससम्मान कहना चाहता हूँ। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। जब 10 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़े थे तो उस समय की भाजपा की महिला नेत्री, यही महात्मा गांधी रोड कलकत्ता उत्तर लोकसभा केंद्र के अंतर्गत आता है, और सिलेंडर लेकर बैठ गई थी। अभी वो उनकी वो फोटो बहुत वायरल हो रही है। और जो बात मैं जो उत्तर देता, शायद आपने अधिकतर उत्तर दे दिया है कि एक आम नागरिक जो निम्न मध्यम वर्गीय है, वो कहता है कि मैं हर तरह का टैक्स देता हूँ, मैं हर तरह का इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी जब से आ गया है हर चीज में जीएसटी लग रही है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक गरीब से गरीब आदमी भी भारत की जो विकास में अपना योगदान देता है। तो एक चीज को 400 से 1200 कर देना, आम आदमी जो निम्न मध्यम वर्गीय है, जिसको पैसे वालों को बैंकों से लोन मिल जाता है, वो लेके भाग जाते हैं, लोगों में एक धारणा बन गई। जो सबसे निम्न स्तर के रहते हैं, बीपीएल कार्ड धारक, उनको सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ मिल जाता है। पर जो नौकरी पेशा वाले, साधारण प्राइवेट नौकरी करने वाले निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी महंगाई के बारे में कोई नहीं सोचता। उनके ऊपर यह एक वज्राघात की तरह होता है। 400 का सिलेंडर जब 1200 का मिलता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, ये नरेंद्र मोदी जी की खुशकिस्मती कहेंगे या देश की खुशकिस्मती, कि जब यहाँ पे भाजपा की सरकार आई, जो पेट्रोल आयात होता है, कच्चा तेल आयात होता है या सिलेंडर जो आता है, तो गैस सबसे निम्न स्तर दाम थे यहाँ पे डॉलर में। और जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो $150 पर बैरल तक का दाम था। पर आप अगर दामों की तुलना करें तब भी दाम कम था। ये आपका पहला प्रश्न का मेरे ख्याल से उत्तर हो गया। और द्वितीय प्रश्न, ये जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल पूरे भारतवर्ष में 2021 के विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें अपनी तरफ आकर्षित की थी, पुनः आज अगर आप देखें नरेंद्र मोदी जी की अंतिम जनसभा, जो 24वीं जनसभा, एक मायने रखता है कि एक भारत का प्रधानमंत्री जिस राज्य में 42 लोकसभा की सीटें हो और 24 जनसभाएं करे, तो ममता बनर्जी के मुंह से स्वाभाविक आप राम राम तो सुनेंगे नहीं। उनके लिए तो अच्छा कहेंगे नहीं कि वो आपकी और सीटें जीत के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जिस हिसाब से कहा जाता है कि सांप और नेवला की लड़ाई प्रसिद्ध है, तो पूरे भारतवर्ष में भाजपा और तृणमूल की लड़ाई एकदम प्रसिद्ध हो गई। वो उनके लिए क्या कहेंगे, मोदी जी उनके लिए क्या कहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि 7 दिन बाकी है,
अब ये प्रधानमंत्री भाजपा के नेता रह जाएंगे, पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने कल ही कहा। और उसके जवाब में प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह काकद्वीप, जो गंगा सागर पूरे विश्व में विख्यात है गंगा सागर मेला के लिए, काकद्वीप वहां का मुख्यालय है सुंदरवन पुलिस जिला का, वहां पे नरेंद्र मोदी ने बड़ी जनसभा की थी 3 लोकसभा केंद्रों को लेकर। जयनगर, डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी जी लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, उनके विरुद्ध में अभिजीत दास बॉबीदिया है। और यहाँ पे मथुरापुर, 3 लोकसभा केंद्रों के प्रत्याशियों को लेकर एक विशाल जनसभा की और काफी भावुक होकर कहा कि ये मेरी अंतिम जनसभा है, आप जितने ज्यादा से ज्यादा कमल जिता के यहाँ से भेजोगे हम वहां पे काम करेंगे। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ये एक ध्यान देने वाली बात है। उधर ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाऊंगी, पर 1 तारीख को जो मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन की अब बैठक बुलाते हैं उसमें वो कहती मैं नहीं जा पाऊंगी। और इस तरह से लोगों के मन में एक संशय का विषय है, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है, क्या ममता बनर्जी तौल मौल के एक व्यवस्था रख रही है कि 4 जून को कैसे परिणाम आते हैं उसके पश्चात वो अपने पत्ते खोलेंगे। अगर कहीं एनडीए की सरकार पुनः आ गई तो ममता बनर्जी ये कहेंगे मैं अलग लड़ रही थी, सीपीएम और कांग्रेस वालों ने मिलकर अलग लड़के भाजपा को फायदा पहुंचाया। और अगर कहीं इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो ममता बनर्जी क्रेडिट लेंगे कि मैंने अलग लड़ाया और जिससे कि भाजपा में वोट ना जा सके। जो अगर हम लोग कांग्रेस सीपीएम के साथ गठबंधन करते वो वोट भाजपा में न चले जाते, उनको रोकने के लिए हमने कांग्रेस सीपीएम को अलग लड़ाया और हम अलग लड़े और मजबूती के साथ लड़के उन वोटों को अपनी तरफ किया और भाजपा को कमजोर किया। ये ममता बनर्जी और फिर इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वो अपना रोल करेंगे। क्योंकि उन्होंने और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है राणा जी, अगर आप नोट करें जनता के लिए, ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी आज पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब भारत के प्रधानमंत्री बने, और मैं पहले रेल मंत्री बनी 2 बार, नारी शिशु कल्याण मंत्री बनी, कोयला मंत्री बनी, उसके बाद पश्चात 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। तो मेरा पूरा भारतवर्ष की राजनीति का अनुभव उनसे बहुत ज्यादा है। ये बात उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कही। और नरेंद्र मोदी जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो कि अभी आपने देखा होगा कोलकाता हाई कोर्ट ने जो ओबीसी के मुद्दे में 2010 के आसपास से जो नौकरियों में ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों को शामिल किया गया था, 77 जातियों को, उनके ऊपर जो 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को बातिल कर दिया है, उस पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये हिंदू युवा ओबीसी की जो हक है वो मारने का काम ममता बनर्जी और उनकी सरकार कर रही है। इससे युवाओं को करना चाहिए। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात केंद्रीय राजनीति के लेकर कह दी कि सीपीएम को वोट देने का मतलब कि आप तृणमूल कांग्रेस को मदद कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोग सीपीएम को वोट ना देकर यहाँ पे आप हमें भाजपा को देना, क्योंकि ये 9 की 9 सीटें टीएमसी की जीती हुई सीटें हैं। ये 2019 लोकसभा के चुनाव में ये आपको ध्यान देने योग्य बात है। तो इसको लेकर काफी गर्म चुनाव है और कल समाप्ति है यहाँ पे जो भी चुनाव प्रचार की स्थिति है। अगर आपका और कोई प्रश्न पश्चिम बंगाल के लिए हो तो मैं अभी लौटता हूं आपके पास। ओमशील, जो बात अभी प्रतीक जी ने कही कि ममता बनर्जी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती हैं, इसीलिए इस तरह की रणनीति बनाई। देखिए, सबसे पहले मैं के राणा जी मेरे को उचित समय दीजिएगा, मैं एक बार स्पष्ट एक बार फिर से कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो इश्तिहार लाए हैं 2024 लोकसभा इलेक्शन में, उसमें आपने पूछा उन्होंने देश हित में क्या क्या योजनाएं लाने के लिए ऐलान किया है, तो मैं उसमें बता देना चाहता हूं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो पश्चिम बंगाल में अभी है, उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को सारे देश में लागू करने का ऐलान हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने बीपीएल फैमिलीज को 10 सिलेंडर हर साल मुफ्त करने का ऐलान किया है। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में जैसे दुआरे सरकार होता है, वैसे दुआरे रेशन स्कीम जो है वो तो रहेगा ही, डोर स्टेप में जाके रेशन जो है आम आदमी को मिलेगा। घर के द्वार में जाके हम लोग को जो एम्प्लॉयज होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो जाके द्वार में घर के आंगन में जाके रेशन देंगे। 13 से 18 साल की लड़कियों को 1000 रुपया का ग्रांट दिया जाएगा। उसके अलावा ओल्ड एज पेंशन भी एक हम लोग लागू करेंगे, जिसके तहत 1000 रुपया 60 साल के ऊपर जो लोग का भी उम्र है उन लोगों को 1000 रुपया हर साल मिलेगा। उसके अलावा आज जो 100 डे जो काम है मनरेगा, 100 दिन की जो काम है, उसके हम लोग एक्चुअल गारंटी देंगे और मिनिमम 400 रुपया का वेजेस हम लोग
वादा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो उन लोग आयुष्मान जो भारत है उसको हम लोग चेंज करते हुए स्वास्थ्य साथी कार्ड के साथ और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हम लोग 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवरेज, ओम जी समय थोड़ा 10 लाख रुपया का इंश्योरेंस कवरेज मैं उस बिंदु पर आ जाना चाहता हूं जो अभी प्रतीक तिवारी ने कहा। ओम साहब हाँ जी, जो बात अभी प्रतीक जी ने कही कि ममता बनर्जी दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती हैं और स्थिति समझना चाहती है कि 4 जून को क्या होगा उसके आधार पर वो काम करेंगे, क्योंकि रणनीति उनकी वैसी ही है। 4 जून को ये स्पष्ट है, INDIA की सरकार आ रही है और हम लोग INDIA की सरकार में शामिल होकर भारतवर्ष की जनता को इन सभी योजनाओं का लाभ भारी से भारी मतों में हम लोग देना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है और दोनों ही तरफ से। एक तरफ से ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इस बार मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे इस बार, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी होगी। वैसे भी अगर आंकड़ा देखें तो 2014 के बाद से लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बातें कही उनको भी समझने की जरूरत है और बीजेपी ने टारगेट रखा है पश्चिम बंगाल में 42 में से 35 सीटें जीतने का। वो कैसे लक्ष्य पूरा करती है ये भी देखना होगा। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि आखिर किसके दावों में या किसकी बातों में या किसके भाषण में कितना दम था। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए AMP नेटवर्क। नमस्कार।